बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के साथ कारोबारी शख्सियात की जो मुलाकात हुई उसकी आधी तफसील तो सामने आ गई। अब आई है पूरी तफसील सामने, और जो तफसील सामने आई है उसमें सियासी जमातों के लिए बड़ा खौफनाक पैगाम है। क्या कहेंगे? देखें करामत मुग़ल साहब, मैं आपको बताऊं कि इस मुल्क में सबसे दिलकश, सबसे दिल फरेब, सबसे हसीन नारा, या जिसको आप कहते हैं ईजी टू सेल आइडिया, जिसको बेचना बहुत आसान हो, वो है कि एहतसाब होगा। वो है कि जिन लोगों ने करप्शन की है, लूट मार की है, डाका डाला है, गिद्धों की तरह नोचा है इस मुल्क को, जिन लोगों ने इस मुल्क के ख़जाने के ऊपर जौंक बन के उसको चूसा है, या दीमक की तरह इस मुल्क की जड़ों को चाटा है, उनको कटहरे में खड़ा किया जाएगा और उनसे वसूलियाँ की जाएंगी। ये सबसे आसान नारा है। सही। लेकिन मैं एक बात करने लगा हूँ और वो शायद कुछ लोगों को पसंद ना आए, सही। और कुछ लोग जो हैं वो इसके ऊपर मुख्तलिफ राय रखते हो। लेकिन आपको पता है, कभी आपने सोचा कि आखिर क्यों जो मजहबी नीलाम घर है, यानी कि जिस तरह फाद मुस्तफ़ा साहब का एक शो था ARY पे, जिस पे आप सवाल पूछते हैं और इनाम देते हैं, जीतो पाकिस्तान। जीतो पाकिस्तान। अच्छा, एक आमिर लियाकत हुसैन साहब का हुआ करता था शो, इसी तरीके से पहले नीलाम घर होता था। आपको पता है ये इतने मकबूल क्यों थे पाकिस्तान में, या फॉर दैट मैटर वो कौन बनेगा करोड़पति इंडिया में? क्या लोग अपनी जनरल नॉलेज में इजाफे के लिए इसको देखते थे? नहीं। मैं उसकी वजह बताता हूँ। देखें, और इसको ज़रा चेक कीजिएगा कि पाकिस्तान में जिसको आप अशराफिया कहते हैं, जिसको आप एलीट कहते हैं, जो मालदार लोग हैं, जिनके पेट भरे पेट वाले लोग, सही। आपको पता है वो उसके व्यूवर्स नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। गरीब लोग देखते हैं, उसमें अट्रैक्शन नहीं है उनके लिए। गरीब लोग पता है क्यों देखते हैं? वो किसी को कुछ मिलता हुआ देखते हैं, वो को रिलेट करते हैं, वो खुशी महसूस करते हैं कि हमारे हालात में ठीक हुए, किसी के तो ठीक हुए। बिल्कुल ऐसे ही। चाहे वो आम चूस के हुए, कोई अजीबोगरीब हरकत करके हुए, और उनकी TRPs, उनकी रेटिंग्स जो हैं वो आसमानों को छू रही होती हैं। बिल्कुल तो ऐसे ही। इस कौम का इस वक्त जाहिर है कि जो सूरत हाल है, इसको कोई भी आइडिया बेचना वैसे बड़ा अट्रैक्टिव है ये, लेकिन इसमें बहुत इफ्स एंड बट्स हैं। एक कॉशियस ऑप्टिमिज्म है, एक तवक्को है। आप जाहिर है कि उम्मीद का दामन हमेशा कहते हैं कि यार चलो इसको हम आखिरी धोखा समझ के खा लेते हैं, आखिरी धोखा समझ के खा लेते हैं। उसके साथ देखिए, ये बड़ी दिलफरेब और बड़ी बात की है। ये बातें सुनी हमने बहुत हैं। मेरी बहुत ज़्यादा नेक तमन्नाएं हैं कि ये कामयाब हो। जो प्लान ऑफ एक्शन 6 महीने का आ रहा है, लेकिन ये जो 6 महीने का प्लान ऑफ एक्शन है ना करामत मुग़ल साहब, इसकी अंदर की जो तफसील है वो यकीनन लंदन में बैठे हुए मियाँ साहब ने भी सुनी होगी। सही। मैं फ़र्क क्यों कह रहा हूँ कि मियाँ साहब के लिए क्यों मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ? PTI तो ऑलरेडी ज़ेर अताब है ना जी। उसके लिए तो आपको कोई आज की बात या 9 मई की बात नहीं है। फरवरी, मार्च, अप्रैल 2022 ऑनवर्ड्स तहरीक इंसाफ के लीडर ज़ेर अताब हैं। करप्शन के केसेस ढूंढ रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग डाल रहे हैं, कत्ल के पर्चे से लेके गद्दारी के पर्चे से लेके, तो मैंने ख्याल है रेप केस के अलावा हर केस बिल्कुल जो है वो उनके ऊपर, हर ताज़ीरात पाकिस्तान वाला केस डला है, तो वो तो ऑलरेडी ज़ेर अताब है। पीपल्स पार्टी के ऊपर अब लग रहा था कि ऑलरेडी पहले से मामला शुरू हो गया था कि उनके गिर्द भी शिकंजा जो है वो कसा जा रहा है। सही। पीपल्स पार्टी के मुकेश चावला का नाम आया, उसके बाद के जनाब 64 ब्यूरोक्रेट्स की जो सिंध में करीबी समझे जाते हैं, उनके स्टॉप लिस्ट में डाले जाने की खबरें आई। ये सारे मामलात चल रहे थे, और बाकी भी कोई फेवरेट नज़र आ रही थी एक वाहिद नून लीग जी। तो इसमें जो मीटिंग हुई है ना, इसमें जो गुफ्तगू हुई है, इसकी अब जो तफसील सामने आई, इसमें कैच नून लीग के लिए। अच्छा। और क्योंकि मियाँ साहब की वापसी का प्लान जो है वो अनाउंस हो चुका है, डेट आ गई 15 अक्टूबर की। 15 अक्टूबर की, तो मियाँ साहब भी एक मरतबा बैठेंगे, सोचेंगे, सोच विचार करेंगे, इस प्लान ऑफ एक्शन पे अमल दरामद देखेंगे। जो अगर तो आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है, अगर उसके ऊपर अमल दरामद शुरू हो गया, फिर तो मियाँ साहब नहीं आते फिर नहीं आते। हुआ क्या, देखें, इस हवाले से नदीम मलिक साहब के शो में ना 2-3 ऐसे लोग थे समा TV पे, जो उन मुलाकातों का कारोबारी शख्सियात के साथ कराची में भी और लाहौर में भी हिस्सा थे। उन्होंने जो तफसील बताई है, कुछ लोगों के नाम भी बताए हैं, लेकिन हैरान कुन तौर पे वो जो नाम है, वो नाम भी बड़े दिलचस्प हैं। अच्छा। जिनको नाम लेके करप्टर कहा गया कि ये मोटरसाइकिल पे था, ये फलां पे था, आज देखो कहाँ पहुँच गया है, इसको हम जानते हैं, उसको। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि हमारी जो एजेंसीज़ हैं वो
हर ख़ास बंदे की फाइलें मेंटेन करती है, उनके पास होता है। क्वेश्चन ये भी आता है कि यार आप एक वक्त का इंतज़ार क्यों करते हैं कि मुनासिब वक्त पे हाथ डाला जाएगा? डालें, अक्रॉस द बोर्ड डालें, सब तो पे डालें, टाइमली डालें। सब पे डालें। तो हम्म। तो दरख्त जो है ना, ये जो दरख्त हैं, ये दरख्त तो महवे रक्स हैं। हम्म। अब आप इनको एक मरतबा और फरेब ना दें और करें, सबका करें अक्रॉस द बोर्ड। अब चीज़ें क्या सामने आई हैं, देखें जो स्टैंड आउट करते हुए पॉइंट्स आए हैं ना, वो पहले मैं आपको बता देता हूँ, और फिर जो गुफ्तगू की है वहाँ पर जो लोग इस मीटिंग में शरीक थे, जी। उन्होंने जो तफसील बताई है वो बड़ी दिलचस्प है। और सोशल मीडिया के लिए भी कीबोर्ड वॉरियर्स जिनको कहा जाता है कि ये कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, तहरीक इंसाफ के साथ एसोसिएट किया जाता है, वो फिफ्थ जनरेशन वार। जनरेशन वॉरफेयर वाले, आसिफ गफूर साहब के दौर वाले, या जिनके बारे में ये कहा जाता है, वो उनको पॉइंट आउट कर रहे हैं। वो लोग जिन्होंने गालियां खा के सब कुछ करके इदारे का और इनका दिफा किया था, अब जाहिर है कि हालात तब्दील हो चुके हैं, वो किस बैड बुक्स में जा चुके हैं, उनके लिए भी एक टास्क फोर्स बनाने की बात की गई है इसमें। अच्छा, बातें क्या हुई हैं? एक ये कि जनाब करप्शन को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और इसमें करप्शन की बात जो की है, उन्होंने कहा है कि जो पॉलिटिशियंस की हुई करप्शन है, इसमें कहीं तासुर ये नहीं आया कि इसमें जुडिशरी का, फौज का अपना, खैर उनका अपना एक मैकेनिज्म तो है, लेकिन क्या ये जो एक पूरा ओवरऑल फिजा है उसको लेजिटिमेसी फराहम करने के लिए क्या आप उसको ओपन भी करेंगे सही। कि ठीक है, ये देखें ये हमारे लोग हैं, ये क्रॉस इस चीज में मुलव्वस थे? क्रॉस द बोर्ड तो फिर देखिए, ऐसे ही बहुत होगा। सारे लोगों के जहन में तो ये सवाल है ना कि बॉर्डर को कौन कंट्रोल करता है जब स्मगलिंग की बात आती है। बॉर्डर को कंट्रोल मैं तो नहीं करता, एक आम शहरी तो नहीं करता, सियासतदान भी नहीं करता। बॉर्डर को अल्टीमेटली जो हमारी सिविल और मिलिट्री, पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं, एफसी है, दीगर एजेंसीज रेंजर्स हैं, हैं। तमाम एजेंसीज हैं जो बॉर्डर पे होती हैं। जब आप डॉलर स्मगलिंग की बात कर रहे हैं अफगानिस्तान, या आप बलूचिस्तान से तेल जो है वो पाकिस्तान में स्मगल होकर आने की और यहाँ से शिया जाने की बात कर रहे हैं, तो उसमें तो जाहिर है कि कोई पंजाब, साउथ पंजाब का बैठा हुआ, कोई सिंध का हारी, कोई नॉर्मल एवरेज सिटीजन तो शामिल नहीं है। ये तो वो लोग हैं जिनके मुंह को खून लगा हुआ है, तो क्या आप उनके खिलाफ एक्शन लेंगे? बहरहाल इसमें उनका तज़किरा नहीं आया, तज़किरा आया पॉलिटिशियंस का, और फिर बाद में जाके ये पॉलिटिशियंस एक्सप्लेन होते हैं पॉलिटिकल लोगों की करप्शन, और उसमें कौन कौन, और आर्मी चीफ के जो ख्यालात हैं नून लीग के बारे में, पीपल्स पार्टी के बारे में, जिनके बारे में कहा जाता है कि अभी रिसेंट फिनोमेना था कि ये फेवरेट जमाते हैं और इनको तो कोई टच ही नहीं कर सकता। अब जो बात की है उस पर देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा, डॉलर की स्मगलिंग के खात्मे की बात की, ईरानी तेल की बात की। एक बड़ी उन्होंने दिलचस्प बात की वो कि अरब ममालिक से जो है वो भारी सरमायाकारी आएगी। सऊदी अरब से कहा है कि आप माइनिंग के, ज़राअत के शोबों में सरमायाकारी करें, आईटी में चीन भी आएगा, हमें 1 या 2 अरब डॉलर्स नहीं, मोहम्मद बिन सलमान से और इन लोगों से कहा 25 अरब डॉलर चाहिए। सही। 25 अरब डॉलर यूएई से, 25 अरब डॉलर जो है वो सऊदी अरब से, मोहम्मद बिन सलमान से कहा है। 50 और डॉलर आर्मी गारंटी देगी कि इनके ऊपर कोई हाथ नहीं डालेगा, ना नैब, ना अदलिया, ना कोई और, किक बैक्स नहीं होंगे, कमीशन नहीं लिए जाएंगे। जो पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म की जाती है, बॉटल नेक्स क्रिएट की जाती हैं, और फिर फाइल को मूव करने के लिए मलक रियाज करता है, कहते हैं कि पहिए लग जाते हैं। तो ये पैसे जो मांगे हैं, और चीन से भी वो कह रहे हैं कि बड़ी भारी सरमायाकारी आएगी, आईएमएफ से जान छुड़वा लेंगे, खुद अपने पाँव पर खड़ा होना है। अच्छा, उसके बाद जो और मामला सामने आया कि जो बिजनेस कम्युनिटी है उसने क्या बताया, उसने क्या कहा, उसने पॉइंट आउट किया कि जनाब ज़मीनों पे कब्जे हो जाते हैं, भत्ता माफिया है, हुंडी, हवाला, डॉलर की स्मगलिंग। और जब ये सारी बातें हो रही थी तो आर्मी चीफ ने कहा कि वो आप, जब ये पॉइंट आउट किया जाए, वो आप कराची वाले सिस्टम की बात कर रहे हैं। अच्छा, करप्ट माफिया के पीछे जाएंगे, कराची वाले सिस्टम का जिक्र और भत्ता माफिया की बात, इसका खात्मा करेंगे। लाहौर में भी कहा उन्होंने कि हम इसके पीछे जाएंगे, ये आर्मी चीफ ने कहा। तो ये अब 3-4 सोर्सेज से, मल्टीपल सोर्सेज से ये बात कंफर्म हुई है कि कराची वाला सिस्टम और ये वाला तस्करा आया। तो वो जो 15 साल से हुकूमत कर रहे हैं कराची में, जिनके पास सिंध की गवर्नमेंट है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम, कहीं ना कहीं से उसमें भत्ता और ये जब आप बातें आती हैं तो ये सारा कुछ सामने आता है। तो इफ ही इज सेइंग दिस, तो इसका मतलब यह है कि जो पीडीएम और उसके इत्तेहादी थे, जो अभी 20 दिन पहले हुकूमत में थे, 20-25 दिन कह लें, 25 दिन पहले जो हुकूमत में थे, वो ज़ेर अताब आने वाले हैं। अच्छा, फिर उन्होंने तीनों
पॉलिटिकल पार्टी, सिर्फ पीटीआई नहीं, तीनों सियासी जमातों के लिए कहते हैं आर्मी चीफ कि जितनी तीनों बड़ी सियासी जमातें, इनमें करप्ट अनासर मौजूद हैं जो पाकिस्तान से ज़्यादा अपने ज़ाती मफादात के लिए काम कर रहे हैं। और उन्होंने फिर बाद सियासतदानों का नाम लिया, उन्होंने असद कैसर का नाम लिया, उन्होंने पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस बनाने वाले परवेज़ खटक का नाम लिया, महमूद खान का नाम लिया, इमरान इस्माइल का नाम लिया, और ये कहा कि ये कल कहाँ खड़े थे और आज कहाँ खड़े हैं और हम सबूतों के साथ बड़ा तगड़ा हाथ डालेंगे। अच्छा, नाम उन्होंने घुमा फिरा के वही लिए हैं जो पीटीआई का हिस्सा थे, अब नहीं है लेकिन पीटीआई का हिस्सा थे। फिर करप्शन के लिए, स्मगलिंग के खात्मे के लिए, और फिर उन्होंने कहा कि हर उस दहशतगर्द के खात्मे के लिए जो पाकिस्तानी बच्चों का खून बहा रहा है। आर्मी के लोगों की बात कर रहे थे वो। अफगान मुहाजिरीन के हवाले से कि जो रजिस्टर्ड है उनकी मेज़बानी करेंगे 11 लाख के करीब, बाकी सबको वापस भेजा जाएगा। अब ये एक शायद मेरा ख्याल है कि इन तमाम टास्क जो आपने बताए हैं इसमें ये बहुत बड़ा टास्क होगा। बाकी तो है आपके दाखिली मामलात आपने रोकने हैं, इस पे इंटरनेशनल कम्युनिटी का अब बड़ी माजी में कोशिशें होती रही, यूएनएचसीआर, यूएन इदारे, बड़े बड़े मुल्क जो हैं वो खड़े हो जाएंगे जो रिफ्यूजीज़ के या इकोनॉमिक इमिग्रेंट्स के या जिनका स्टेटस नहीं होता उनके लिए भी आपके जो मुरव्वजा बैनुल-अक़वामी क़वानीन हैं और जहाँ पे नहीं भी हैं उनको अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल किया जाता है। ये खुद वेलकम नहीं करते, ये चाहते हैं कि पाकिस्तान उनको मेज़बानी करता रहे, उनको खिलाता रहे, फीड करता रहे, और वो जो यहाँ पर जो कुछ करते हैं, ये जब आप अफ़गानिस्तान में स्मगलिंग की बात करते हैं, अफ़गानिस्तान और इन इलाकों में इसमें बहुत सारे ये लोग हैं जो शामिल हैं इसमें। फिर कोर कमांडर्स जो हैं उनको फॉलोअप मीटिंग्स की हिदायत दी गई और टैक्स के हवाले से रजिस्ट्रेशन, ये कंटूवर्स हैं बेसिकली जो सामने आए। अब इसमें क्विकली मैं आपको बता देता हूँ कि जो शेख इरफान है सदर FPCCI, जो पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये कहते हैं कि लगता है कि इस मरतबा पुरज़्म है, यानी ये माजी में भी उन्होंने कहा कि होता रहा है, इस तरह की बातें की जा रही हैं। जो उनके पास स्टैंड आउट करती है कि SIFC जो है वो पहली तरजीह है, और उन्होंने ज़्यादातर ये जो पॉइंट्स सामने आए जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं इनकी तौसीक की कि हाँ ये बातें सही हुई हैं उस मुलाकात में। और स्मगलिंग के ऊपर जब सवाल किया, वो कहते हैं हमने आर्मी चीफ से कि आप उसको रोकेंगे कैसे, तो उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर टास्क फोर्स बना रहे हैं। एक तो सोशल मीडिया पर टास्क फोर्स बना रहा हूँ, ये जितने की पैड वॉरियर्स हैं उनको कंट्रोल करेंगे। मनी एक्सचेंजेस के ऊपर एक टास्क फोर्स, FBR पर, स्मगलिंग पर टास्क फोर्स जो है वो बनाई जाएगी। जुबैर मोतीवाला जो है उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि इस मुलाकात से पहले एक बहुत ही डिप्रेसिंग माहौल था, मौशी सूरत हाल के हवाले से बहुत ज़्यादा, और वो उन्होंने कहा, अच्छा मैं आपको ये भी बता दूं, इससे आने वाली वीडियो में ना, क्योंकि अब हर किस्म का फीडबैक आ रहा है इस मीटिंग के हवाले से, पॉजिटिव भी आ रहा है और नेगेटिव भी आ रहा है, तो बोथ साइड्स ऑफ द स्टोरीज देख लेंगे, उनको भी ज़रा रैशनली देखने की कोशिश करेंगे कि जो लोग इसके ऊपर एक तरीके से क्रिटिसिज्म तो बराह रास्त नहीं कर रहे, लेकिन वो इसके ऊपर वो कहते हैं कि ये कुछ नहीं होने वाला है इसका, वो क्या कह रहे हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम जरा जुबैर मोतीवाला साहब जो है वो कहते हैं कि जनाब ये मुलाकात ताज़ा हवा का झोंका था, जो बातें हुई अगर उसका 50% भी हो जाए, ये बात मैं आपको बता दूं, जो मसले पॉइंट आउट किए ना, एक एक मसला जो आर्मी चीफ ने पॉइंट आउट किया है वो 100% वो मसला है जिसको हल होना चाहिए, वरना ये मुल्क ऐसे कब तक आप चला सकते हैं। आप अपनी, हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो इस मुल्क में कैसे रहेंगी, लिवेबल ही नहीं रहा ये कंट्री सही, अगर ये आप इसको फिक्स नहीं करते। तो उन बातों से कोई डिसएग्री नहीं कर रहा। असल चीज़ है कि जो एग्जीक्यूशन प्रोसेस है, हमेशा हमने प्रॉब्लम देखा है वहाँ, जब आप करने लगते हैं ना, जिस पे हाथ डालते हैं उसका कोई रिश्तेदार फौज में निकल आता है, अदलिया में निकल आता है, ये बड़े बड़े सियासी खानदानों में निकल आता है, या उनमें निकल आता है जो इन सबको पालते हैं। तो फिर वहाँ पर आगे जनाब सिफारिशें चलना शुरू हो जाती हैं, और फिर एक दफ़ा रास्ता दरवाज़ा खुल जाता है, फिर कोई रोक टोक नहीं रहती, बिल्कुल, फिर ये काम जो है वो ख़राब हो जाता है। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि 50% भी हो जाए तो मसाइल हल हो जाएंगे। 50% मैं भी एग्री करता हूँ। आप 50% इसको फिक्स कर लें यार, बाकी 50% रास्ता बन जाएगा तो फिर हो जाएगा सही, बट विल इट हैपन इज स्टिल अ क्वेश्चन। आगे जो है वो उन्होंने कहा कि मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से इंटरेस्टिंग बात की। अच्छा, मुझे भी नहीं समझ आई ये जुबैर मोतीवाला साहब ने या आर्मी चीफ ने ये कैसे की बात। उन्होंने कहा कि 25 में से $10 अरब मोहम्मद बिन सलमान से कहा कि हम 25 ले रहे हैं, आपसे लेंगे,
और 10 अरब डॉलर हम वापस नहीं करेंगे, 15 करें, वो डॉलर्स में करेंगे और वो हम अपने रिजर्व्स में रखेंगे। अब जो एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जो रिफाइनरी लगाने के लिए है, उसमें से 25 अरब अगर आएगा तो 10 अरब डॉलर हम कैसे रखेंगे? उससे तो मशीनरी परचेज होनी है, बाहर से होनी है ना। ऑयल रिफाइनरी के लिए हम यहाँ पर ऑयल रिफाइनरी की मशीनरी तो नहीं बनाते ना पाकिस्तान में। तो अगर 10 अरब डॉलर की ऑयल रिफाइनरी है शबर जैदी साहब ने, वो हम बाद में बात करेंगे उसके हवाले से, कि वो जब आपने खरीदनी वो पैसा तो बाहर चला जाएगा, डॉलर में पेमेंट होगी। हम 10 अरब डॉलर किस मद में रखेंगे? आई डिडंट अंडरस्टैंड इट, बट हो सकता है कोई प्लान हो इसका। कोट किया गया है आर्मी चीफ को कि उन्होंने कहा कि 10 अरब डॉलर जो है वो हम रखेंगे, वापस नहीं करेंगे, डॉलर्स में हमारे रिजर्व्स के लिए, रुपए में वापस करेंगे ये पैसे। आईएमएफ के दूसरे प्लान में नहीं जाना पड़ेगा। मोहम्मद बिन सलमान ने हमारी ब्यूरोक्रेसी की शिकायत की कि ये रौला डालते हैं, ये इनकी वजह से काम नहीं होता। अच्छा, साथ ही उन्होंने जैसे ही जुबैर मोतीवाला ने कहा ना कि आर्मी चीफ ने ये भी कहा कि पाकिस्तान के साथ कोई सियासी जमात मुखलिस नहीं है, कोई भी सियासी जमात मुखलिस नहीं है, फिर उनका इंटरनेट कनेक्शन खराब हो गया और ये इस बात की तस्दीक थी कि कोई भी मुखलिस नहीं है, वरना पाकिस्तान में इंटरनेट तो ठीक आ रहा होता। तो उनकी वीडियो जो है वो गायब हो गई। अच्छा। तो आर्मी चीफ के हवाले से काशिफ अनवर जो सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, उन्होंने कहा कि हमने आर्मी चीफ को जो सजेशंस दिए हैं ना, हमने उस पर वाज़ेह तौर पे कहा है कि हमें इलेक्शन नहीं चाहिए। सही। इस सूरत हाल में जब तक ये सियासी जमातें इनके दरमियान मिसाक मईशत नहीं होता, चार्टर ऑफ इकोनॉमी नहीं होता, तो उसके ऊपर उनसे सवाल हुआ कि इसके ऊपर आर्मी चीफ ने क्या कहा इलेक्शन वाले मामले पे। तो कहते हैं कि वो पॉइंट्स नोट कर रहे थे, तमाम पॉइंट्स जो है वो नोट किए जा रहे थे। अब किसके ऊपर क्या एक्शन लेंगे इसका हमें नहीं पता। सही। लेकिन ये पॉइंट आया। फिर शेख इरफान साहब ने दोबारा बताया, उन्होंने कहा देखें, मोहम्मद बिन सलमान ने उन्हें कहा आर्मी चीफ को, और आर्मी चीफ ने ज़ाहिर है कि वहाँ पे बताया कि वो इन्वेस्ट करना चाहते थे। उन्होंने तीनों सियासी जमातों में करप्ट नासिर पर बात की थी, नाम भी लिए, आर्मी चीफ ने नाम भी लिए। तो उस पर उनसे मजीद सवाल हुआ। अच्छा, ये नदीम मलिक ने कहा कि आप दोनों मीटिंग्स में मौजूद थे ना, तो उन्होंने तीनों जमातों की बात की थी और नाम भी लिए थे, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। इस पर इरफान शेख कहते हैं कि इसमें उन्होंने कहा कि आपकी तीनों सियासी जमातें एक जैसी हैं। आर्मी चीफ ने कहा पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीआई, इनमें कोई फर्क नहीं है, अच्छे लोग भी और करप्ट लोग भी हैं। सोशल मीडिया पर कीपैड वॉरियर्स को भी ठीक करना है ताकि चीज़ें बेहतर तौर पर पेश की जा सकें। अब मैं आपको एक बात बताऊं करामत मुगल साहब, ये जाहिर है कि अब ये मामला आने वाले दिनों में किस शेप में मजीद सामने आता है। 6 महीने की बात की जा रही है। 6 महीने में पहली बात ये कि शायद आपको इलेक्शन होता नज़र ना आए, और दूसरी बात बहुत ही अहम है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अजान जो है वो शुरू हो चुकी है। मैं 2019 वाले मामले में जो मोहम्मद बिन सलमान ने पहले प्लेजेस किए थे वो तो पूरे नहीं हुए, तो अब क्या है? पहले भी 20-21 अरब डॉलर की बात थी, तो अब ऐसा क्या है कि ये आ जाएगा? बाद में करते हैं फिर। चलो।